What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात, आज मैं थोड़ा बाहर था तो इसलिए जो लेक्चर नॉर्मल जगह में रिकॉर्ड करता था वहाँ से थोड़ा बाहर हूँ, तो इसकी वजह से मेरे पास जो माइक है एक तो उसकी आवाज़ आप लोगों को चेंज नजर आएगी, और दूसरा जो लैपटॉप का जो रिजोल्यूशन है उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ चेंज नजर आएगा। तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत लगे, पर लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने लैपटॉप है वो भी अपडेट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट जो मंथ था उसमें जो उसकी हार्ड डिस्क थी उसमें दिक्कत आ रही थी, तो वो मैंने रिप्लेस की है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो एक दो दिन के अंदर, ये मंडे तक आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाएंगी, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट एक प्रॉपर लेक्चर मिलेगा। एक दो दिन हो सकता है थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम रहे, ठीक है, तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर भी जैसा भी है आप लोगों को दिक्कत जो भी होगी अगर उसके बारे में बताइएगा तो फिर उसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो जब भी कोई प्रोटेस्ट होते हैं तो कोई ना कोई स्टेट असेंबली क्या करती है, वो यहां पर एक रिजोल्यूशन पास करती है कि हाँ यार जो ये काम ये जो काम सेंटर कर रहे हैं वो हमको पसंद नहीं आ रहे हैं। सेम फंडा अभी देखने को मिला हमारी कंट्री में, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको लेकर, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो कई सारी असेंबली ऐसी थी जिन्होंने अपने अपने एरिया में रिजोल्यूशन पास किए। तो उस रिजोल्यूशन को लेकर उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे कि ये रिजोल्यूशन सही है या फिर ये रिजोल्यूशन गलत है। तो उसी के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा तो यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है बोबडे साहब, उनके द्वारा यह बोला गया है कि रिजोल्यूशन पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनका कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती है कि हाँ उन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया तो उसकी वजह से कोई जो इंप्लीमेंटेशन है वो पर्टिकुलर रूल जो लोकसभा के द्वारा पास किया गया है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगता है। नहीं, ये एक तरीका ये है कि हम लोग इस चीज से सहमत नहीं है और कोई भी इंसान जो है वो अपनी असहमति प्रस्तुत कर सकता है। तो इसी तरीके की असहमति जो है यहां पर ये अभी किसके द्वारा, कई सारी असेंबली के द्वारा प्रस्तुत की गई है। सेम काम तो था वहां पर जब हमारी कंट्री में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उस टाइम पर ये सारी चीजें देखने को मिली। और अभी इसी तरीके से जब फार्मर से रिलेटेड जो ये 3 बिल लेकर आए थे और फिर बाद में एक्ट बन गए, अभी भी इसी तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके चलते यहां पर अभी हमारी कंट्री का जो कोर्ट है, आप लोग ये बोल सकते हैं कि उनके द्वारा जो ये इस तरीके के स्टेप उठाए गए कि ये फाइन है, इनको ऐसा नहीं कि आप लोग को इनसे दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसके चलते अभी यहां पर कोई भी अगर असेंबली है तो वो ये बोल सकती है कि हाँ कि हम लोग एक तरीके से इससे सहमत नहीं है और अपना स्पेशल कोई सेशन बुलाकर उसमें रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे केरला के द्वारा पास किया गया था रिजोल्यूशन, वेस्ट बंगाल के द्वारा पास किया गया था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो ये सारी चीजें जो हैं वो सही है। तो ऐसा यहां पर इनके द्वारा बोलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था यहां पर इसके बारे में पॉइंट। आइए अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट निकल कर आ रहे हैं ये है यहां पर बेसिकली बात की जा रही है कोरोना वायरस के बारे में। आप लोगों को पता है आज के डेट में क्या कंडीशन देख रही है कोरोना वायरस को लेकर। तो कई सारे राज्य, खासकर जो 5 राज्य जो हैं आज के डेट में हमारी कंट्री में, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है, तो यहां पर पूरी कंट्री के 80% जो केस है वो आप लोगों को इन पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से केस पहले चल रहे थे उसी पैटर्न में फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजें वो नहीं हो रहा कि दवाइयां आती जा रही है उसके बारे में सुनते जा रहे हैं, तो एक लापरवाही देखने को मिल रही है और वो लापरवाही जो है बहुत बड़ा उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसी के चलते थोड़ा सा आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, वरना कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो न्यूज है इसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले ही बात की थी। ये बात की जा रही है यूएसए और चाइना के रिलेशन के बारे में, पर लेकिन यूएसए और चाइना के रिलेशन जो है वो आज के डेट में हम लोग इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यूएसए और आज के डेट में जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एक क्वाड एक ऐसे ग्रुप में आकर एक दूसरे के सामने आज के डेट में एक ऐसे संबंध में आ गए जिससे कि चाइना को टैकल करने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में एडिटोरियल भी है जिसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि क्या क्या अभी फिलहाल चल रहा है। तो बड़ा ही प्यारा एडिटोरियल है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, और एक अफगानिस्तान वाला भी एडिटोरियल है तो उसको भी हम लोग जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है, उन पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे आज ही के डिस्कशन में। नेक्स्ट, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस तरीके से याद करने नेशनल पार्क, किस तरीके से याद करने टाइगर रिजर्व। तो ये सारी जो चीजें है ना, देखिए आप लोग ऐसा नहीं है कि सारे नेशनल पार्क, सारे टाइगर रिजर्व आप लोग याद करने बैठोगे। जो भी न्यूज में रहता है उसके बारे में आप लोग बातें याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर बात की जा रही है रणथंबोर के बारे में। ठीक है, तो जो रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है, आप लोगों से पूछे कि कहां पर है ये। ठीक है, तो आप लोग रिजर्व कहां पर है ये, तो आप लोगों से डायरेक्ट कई सारे ऐसे राज्य में खासकर स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर क्या हुआ, अभी 6 टाइगर बोला जा रहा है कि मिसिंग चल रहे हैं यहां पर राजस्थान के अंदर जो रणथंबोर है। तो इसलिए इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए
कि यहाँ पर जो ये हो गया राजस्थान हो गया, अगर कोई भी राज्य आप लोगों के देखिए सबसे पहले आप लोगों को तैयार करने हैं स्टेट बेसिकली। अगर कोई भी आप लोगों के माइंड में आता है कि हाँ ये पर्टिकुलर राज्य है तो तुरंत जाकर उसको मैप में एक बार देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये हो गया राजस्थान, यहाँ पर आप लोग गुजरात देखते हैं इसका बॉर्डर टच करता है, मध्य प्रदेश टच करता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, और यहाँ पर ये हो गया हरियाणा, और इधर देखिएगा आप लोग ये हो गया पंजाब। तो ये राजस्थान को टच कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने राजस्थान के बारे में यहाँ पर बात देखी। तो इस तरीके से कंडीशन कई बार देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहां पर अभी सेंटर के द्वारा बोला गया है दिल्ली हाईकोर्ट से कि स्टॉप किया जाए जो व्हाट्सएप की जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई थी। देखिए अगर सब चीजें एक इक्वल तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है सोसाइटी के ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो कि एक तरीके का डिस्क्रिमिनेट करती हैं, जैसे यूरोप के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो व्हाट्सएप की ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की गई जो कि प्राइवेसी पॉलिसी थी, हमारी कंट्री के ऊपर इंप्लीमेंट की जा रही है। ये प्राइवेट पॉलिसी कैसी है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो भी चीजें हम लोग अपडेट करते हैं, जो भी चीजें आप लोग डीपी वगैरह अपना स्टेटस वगैरह या जो भी आप लोग चीजें व्हाट्सएप पर जो अपडेट करते हैं, तो इसका बहुत सारा डेटा फेसबुक के द्वारा बोला गया कि यूज किया जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, फेसबुक कौन है यूज करने वाला? फेसबुक व्हाट्सएप का पापा है, फेसबुक ने खरीद रखा है व्हाट्सएप को। तो फेसबुक ने जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया था जब व्हाट्सएप को खरीदा था, तो अब उसको उससे रिवेन्यू चाहिए। तो इसी के चलते फेसबुक के द्वारा बोला गया कि व्हाट्सएप का डेटा उठाऊंगा, क्योंकि आज के डेट में जो डेटा है, जो एनालिसिस आप लोग सामने देखते हैं कई सारी चीजों की, जैसे कि आप लोगों ने कुछ सर्च किया कहीं भी गूगल पर या फिर कहीं भी एक तरीके से ऑनलाइन जाकर, तो उसके एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और कई दिनों तक कॉन्टिन्यूअस आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने उसको सर्च किया तो आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को जो इंटरेस्ट होगा वही चीजें आप लोगों को दिखाई जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पॉलिटिशियन काम करते हैं ना, आप लोग जो सुनना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं वही दिखाया जाता है, जो रियलिटी होती है उससे दूर रखा जाता है। तो यही काम यहां पर आज के डेट में जो ऑनलाइन कंपनीज करती हैं उनका भी सेम फंडा है। उनको इससे मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उनको इससे मतलब है कि उनका रिवेन्यू बनते रहना चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर अभी हमारी कंट्री में ये कई सारे एक तरीके की गाइडलाइन भी लाई गई है कि इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है उनको कैसे लेकर चलना है। तो इंटरमीडिएटरी जो गाइडलाइन लाई गई है, एक तो हमारी कंट्री में 2011 की है जिसके बेस पर चीजें फॉलो की जाती हैं। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन लाई गई है 2021 की, उसमें कई सारी ऐसी सोशल मीडिया हैंडल भी हैं जिनको अभी कंट्रोल करने की या फिर आप लोग बोले रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री में। तो उसकी वजह से भी कई सारे क्रिटिसिज्म अभी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट अभी यहां पर जो अभी इशू चल रहा है श्रीलंका को, अभी यहां पर उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से श्रीलंका के ऊपर अभी यहां पर एक तरीके केस चल रहा है जो ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। तो अभी श्रीलंका जो है चाह रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसको सपोर्ट करे ताकि उसके ऊपर जो यूएन के अंदर जो केस चल रहा है उसमें उसको थोड़ा सहूलियत मिले। पर लेकिन एक साइड में तो श्रीलंका है, दूसरी साइड में उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जिनके ऊपर श्रीलंका के अंदर अत्याचार किए गए थे। अब वहां के जो पार्टी के जो लीडर हैं यहां पर बात की जा रही है तमिल नेशनल अलायंस के बारे में। उनके द्वारा बोला गया कि इंडिया से बहुत ज्यादा आशा है हमसे, तो इंडिया से बहुत ज्यादा आशा रख रहे हैं कि इंडिया जो है कुछ ना कुछ सही स्टेप उठाएगा। उधर श्रीलंका की गवर्नमेंट बोल रही है कि इंडिया से हमको आशा है। तो इंडिया जो है वो धर्म संकट में आ गया है, ठीक है, यानी कि दोनों को इंडिया से आशा लग रही है और इंडिया जो है वो दोनों को निराश नहीं करना चाहेगा। तो देखते हैं क्या बैलेंस यहां पर निकल कर आता है, क्योंकि एक साइड में इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है, एक साइड में पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात की जा रही है। तमिलनाडु के बहुत ज्यादा जो इमोशनल टच है यहां पर इन पर्टिकुलर एरिया के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम अंग्रेजों के द्वारा तमिलनाडु से निकालकर लोग यहां पर ये प्लांटेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए लेकर जाया गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर कावेरी इशू। कावेरी इशू हमेशा से चलता हुआ आता है, जब भी इलेक्शन की बात आती है साउथ इंडिया में तो कावेरी एक बड़ा ही एक नॉर्मल सा बात यहां पर इशू देखने को मिलता है। तो अभी क्या बातें निकल कर आ रही हैं, अभी ये बातें बोली जा रही है कावेरी के बारे में कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए कावेरी का वाटर को लेकर डिस्प्यूट रहता है तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर, इसी के साथ में केरला में भी इसका पानी यूज होता है और पौंडीचेरी। तो 4 ऐसे एरिया हैं जहां पर कावेरी का जो पानी है वो यूज होता है, ठीक है। तो इसके चलते जब भी यहां पर अगर ऐसा होता है कि आप लोगों को जैसे कि मैक्सिमम जो पानी इसका यूज करता है वो यूज करता है तमिलनाडु, ठीक है। तो अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो उसने बोला था कि कुछ पानी दे दिया जाए यहां पर किसको, कर्नाटक को। तो इसके चलते देखिए कई बार क्या होता है यहां पर तमिलनाडु के अंदर प्रोटेस्ट होने लगता है कि हम खुद ही यहां पर पानी की वजह से चिंता में है, ठीक है, तो हमको खुद पानी ढंग से नहीं मिल रहा है। तो कई सारी ऐसी बात, तो बैलेंस बनाने वाली बात होती है। और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी है ये ऐसे मुद्दे जो होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पर बड़े उठा कर लेकर आती है। तो इसी तरीके से यहां पर इसके बारे में भी जिक्र किया जा रहा है, तो ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर अभी आप लोगों को बताया कि नॉमिनेशन का प्रोसीजर चल रहा है, तो यहां पर अलग अलग असेंबली के लिए जो नॉमिनेशन किए जा रहे हैं उसमें बात की जा रही है कि 6660 नॉमिनेशन अभी रिसीव किए गए हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसमें से जो वुमेन है इसमें 986 यानी कि 986 वुमेन है। और इसी के साथ में जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 3 यहां पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये फिलहाल जो है हमारी कंट्री में जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के अंदर, ओके, ये इसके बारे में है बेसिकली। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक 73 ईयर ओल्ड वुमेन के बारे में। ये जो वुमेन है, ये जो ट्रैफिक पुलिस है, कहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस है? साउथ इंडिया के अंदर में। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही है ये। देखिए होता क्या है, इंसान जो है ना एक एज के बाद में आके ये बोलता है कि यार मेरी ज़िंदगी हो गई, अब मुझे रिटायरमेंट लेना है। पर लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ उसको करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्हीं में से एक वुमेन है जो कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करती है, और इनको ट्रैफिक वार्डन भी, इनको एक तरीके ट्रैफिक वार्डन की तरीके से देखा जाता है। तो ये ट्रैफिक जो है एक तरीके से हमारी कंट्री में अगर आज के में बात करते हैं, बहुत ह्यूज एक्सीडेंट होते हैं। तो लगभग 1.5 लाख लोगों के करीब जान जाती है, और लगभग 4.5 लाख के करीब जो लोग हैं हमारी कंट्री के, उनको ये दिक्कत देखने को मिलती है, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। तो एक्सीडेंट दुनिया भर के होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री की अर्थव्यवस्था है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो उसी को इंप्रूव करने की भी कोशिश इसके थ्रू की जाती है, जो ट्रैफिक है हमारी कंट्री में, ठीक है। अगर बात करते हैं कश्मीर के बारे में, तो यहाँ पर कश्मीर में अगर बात करें, एक ऐसा एरिया जहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसी के चलते अभी फिलहाल जैसे आर्टिकल 370 चेंज होने के बाद में माहौल जो था अब थोड़ा नॉर्मल आ रहा है, तो टूरिस्ट की एक्टिविटी जो है वो थोड़ी बढ़ रही है। तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। बहुत सारे लोग जो है, खासकर अगर बात करें डल लेक के अंदर, खासकर आप लोगों ने इसी बोट के बारे में सुना होगा, तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता है यहाँ पर। तो ये इसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे, जो इनके ऊपर इनकी रोजी रोटी टिकी हुई थी, तो उनको अब थोड़ा सा सहूलियत मिलनी स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं कब तक चीज़ें नॉर्मल हो पाती है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में। तो टेररिस्ट जो है वो बहुत बिगेस्ट हर्डल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा भी कुछ ऐसी बातें बोली गई कि इंडिया को यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फिर अभी यहाँ पर जो इनके आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उसने भी बोला कि पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ते हैं। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है। इंडिया हमेशा ये बोलता है कि टेररिस्ट एक साइड में रहेगा और हम एक साइड में रहेंगे, हम लोग इस तरीके से नहीं चलेंगे, टेररिज्म को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। तो अभी उसी के बारे में तो देखते हैं आने वाले टाइम में इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो किस लेवल पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी आर्टिकल देख लेते हैं, कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये तो अभी जो अलास्का में मीटिंग हुई यूएसए की और चाइना की, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये वैक्सीन के बारे में बात करें तो हल्का सा एक ओवरव्यू इसके बारे में आप लोगों को दूंगा। ये जो साइड वाले आर्टिकल है, ये साइड वाले आर्टिकल एक तो दिल्ली के बारे में बात कर रहा है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ताकि दिल्ली के अंदर जो पंगा चल रहा है अभी आप लोग उसको समझ पाएं, ठीक है। और नीचे वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, इस वाले आर्टिकल के बारे में अगर बात करूँ आप लोगों से, तो ये वाला आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है तालिबान अफगानिस्तान के रिलेशन के बारे में। तो इसको भी काफ़ी डिटेल में आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा, और खासकर जो नए बच्चे हैं उनको तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और जो अभी तक रेगुलर देख रहे हैं उनको आगे की अपडेट मिलेगी कि फिलहाल क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही हैं। आइए सबसे पहले एक प्यारा सा आर्टिकल जानते हैं जो बेसिकली यहाँ पर दिल्ली के अंदर चल रहा है। तो जिसके माइंड में कंफ्यूजन है इसको लेकर कि दिल्ली में चल क्या रहा है, और फिलहाल जो अभी नया बिल लाया गया है हमारी कंट्री में बेसिकली अमेंडमेंट करने के लिए दिल्ली का जो पुराना एक्ट था उसके चलते क्या दिक्कत आ गई है। तो देखिए दिल्ली हमारी कंट्री में एक यूनियन टेरिटरी है। जैसे हमारी कंट्री में आज के डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 8 यूनियन टेरिटरी में से एक यूनियन टेरिटरी आज के डेट में दिल्ली भी है। तो ये जो यूनियन टेरिटरी होती है, इसका नाम ही अगर आप लोग देखिए यूनियन की टेरिटरी, यानी कि सेंटर के अंडर यहाँ पर बेसिकली काम करती है। पर लेकिन कुछ ऐसी टेरिटरी है हमारी कंट्री में, जैसे कि अगर आप लोग बात कर लीजिए दिल्ली की, या फिर आप लोग बात कर लीजिए पुडुचेरी की, और या फिर आगे आने वाले टाइम में आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की भी बात कर सकते हैं, जहां पर खुद की असेंबली होती है। असेंबली मतलब खुद के चीफ मिनिस्टर होते हैं यहाँ पर, और जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। नॉर्मली दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और जो सेंटर के हिसाब से काम चलता है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती है। चलिए जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां पर तो कम से कम इलेक्टेड गवर्नमेंट के हिसाब से काम चलना चाहिए, और संविधान के हिसाब से काम चलना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो अभी समझते हैं दिक्कत क्या हो रही है और क्यों ये न्यूज में है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक बिल लेकर आया गया है, जिसके चलते उन्होंने नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो ऑफ दिल्ली है, तो उसके अंदर कुछ चेंज करने की बात की जा रही है। और चेंज करते करते सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि जो भी हम लोग चेंज करने चाह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं कि दिल्ली में गवर्नेंस की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, यानी कि दिल्ली में क्या चलना चाहिए, तो उसके चलते हम लोगों के द्वारा ये जजमेंट, ये इस तरीके के हमारे द्वारा ये बिल लाया गया है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो जो भी काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से कर रही है। अब यहां पर ये आर्टिकल आप लोग क्या बताएगा, तो सुनकर आप लोग की आंखें खुलेंगी कि क्या रियलिटी में ऐसा कुछ चल रहा है। अभी यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, पर लेकिन जो राइटर वो बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के जस्ट अपोजिट काम कर रही जा रही है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों बोला, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो कि एक अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर बैठ जाए आकर, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान में बोला जाता है कि जनता का रूल, तो जनता का रूल नहीं, यहाँ पर अपॉइंटेड पर्सन के रूल इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
आखिर ऐसा क्या किया जा रहा है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, तो उससे चलने से पहले आप लोग एक यहां पर केस के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, जिसमें यहां पर ये 2018 का मैटर है। इसमें इनके द्वारा एक डिसीजन दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट एक तरीके से नहीं रहेगा, उसका कोई डिसीजन, वो जो भी काम करेगा यहां पर वो एड एंड एडवाइस से काम करेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यानी कि जिस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके हिसाब से यहां पर ये काम करेगा, अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, या उसको लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ढंग से काम नहीं कर रही है किसी चीज को इंप्लीमेंट करने में, तो वो क्या कर सकता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करेगा, जो यहां पर प्रेसिडेंट यहां पर उसको डिसीजन देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से मनमानी वहां पर कोई करता हुआ नजर आएगा। यहां पर अगर बात करें एड एंड एडवाइस की, तो देखिए हमारे संविधान में जब आप लोग जाओगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी रूल और रेगुलेशन होते हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें, इसमें सेंट्रल लॉ बना पाते हैं ओनली, कोई और लॉ नहीं बना पाएगा। स्टेट लिस्ट में यहाँ पर स्टेट लॉ बना पाते हैं, जैसे कि आप लोगों से अगर बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ के बारे में स्टेट सब्जेक्ट है। पर लेकिन अगर बात करूं आप लोगों से आज की डेट में एजुकेशन के बारे में, तो ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया गया अभी, तो यहां पर सेंटर के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत की गई। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो प्रस्तुत की गई थी वो प्रस्तुत की गई थी 1968 में, ठीक है। दूसरी प्रस्तुत की गई 1986 में, और तीसरी अभी प्रस्तुत की गई है 2020 में। तो इनमें कई सारे चेंज किए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो ये सारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होता है, तो दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। पर लेकिन अभी अगर बात करें एड एंड एडवाइस की, तो एड एंड एडवाइस यहां पर जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्टेड असेंबली यहां पर जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है उसके ऊपर एड एंड एडवाइस दे सकती है, और दूसरा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर एड एंड एडवाइस दे सकती है। और ये एड एंड एडवाइस जो है यहां पर उसको फॉलो करना चाहिए जो भी यहां पर अपॉइंटेड जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। पर लेकिन कंडीशन क्या रहती है, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ छूट भी है, जिनमें इनको एड एंड एडवाइस मानने की जरूरत नहीं है। वो है पब्लिक ऑर्डर, इसी के साथ में यहां पर पुलिस और लैंड वाला जो मैटर है, इन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये यहां पर सेंटर की पुलिस बेसिकली मानी जाती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल साहब चिल्लाते रहते हैं कि हमारे पास में पावर नहीं है, हमारे पास में पावर नहीं है। उनका बोलने का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमारे पास में पुलिस नहीं है। बेसिकली पावर पुलिस की तरीके से देखे जाते हैं ना, कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का काम यहां पर हम करें, तो वही चीजें हैं। तो इसके चलते ये परेशान रहते हैं कि हमारे पास में पावर नहीं दे रखी है, और यहां पर इसी तरीके से दिक्कत रहती है। अगर यहां पर 3 मैटर के अलावा किसी और मैटर के बारे में बात करें, अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो एलजी के बीच में अगर कोई डिफरेंस है यहां पर, तो उसको चलते यहां पर अगर कोई क्वेश्चन है तो यहां पर वो रेफर किया जाएगा प्रेसिडेंट को, तो फिर यहां पर एलजी काम करेंगे प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो अब 3 मुद्दे आप लोग यहां पर देखते हैं। पहला मुद्दा तो ये रहेगा कि नॉर्मली जो एलजी हैं वो काम करेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं यानी कि दिल्ली के अंदर, उसके हिसाब से। दूसरा जो 3 मैटर दे रखे हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इसमें एलजी जो है वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं एक तरीके से, यानी कि उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तीसरा मैटर ऐसा है कि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस अगर आ जाता है तो एलजी जो है वो मैटर प्रेसिडेंट के पास में लेकर जाएंगे, फिर प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे। और जब शब्द प्रेसिडेंट यूज किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर चली गई है, वो यहां पर उसके हिसाब से काम चलेगा। पर लेकिन यहां पर अभी क्या किया जा रहा है, इसका उल्टा यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी बोला गया था कि आप लोग अगर बोले कि यहां पर कोई मैटर जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है, कोई मैटर का मतलब ये नहीं होता कि एवरी मैटर। पता चला दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ भी किया और आप लोग जाकर प्रेसिडेंट के पास में लेकर पहुंच गए, आप लोग की रस्साकसी चल रही है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मिलकर गवर्नमेंट चलानी है यार, आप लोगों को ढंग से एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अंडरमाइन नहीं करना है एक अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से। अनइलेक्टेड जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से आप लोगों को बेसिकली नहीं चलना है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के हिसाब से चलना है। पर लेकिन जो यहां पर बिल है, यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये कंप्लीट जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया उसके जस्ट अपोजिट में चल रहा है यहां पर, ये यानी कि इसका जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट चल रहा है। तो यहां पर इसके चलते यहां पर इसकी बहुत ज्यादा इसको यहां पर अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी की तरीके से देखा जा रहा है। आखिर अपोजिट में कैसे चल रहा है आप लोग वो समझिएगा, तो आप लोगों के माइंड का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बड़ा ही चतुराई का काम करने की कोशिश की गई। इनके द्वारा बोला गया कि जो भी एक्ट है आज तक हमारी कंट्री में दिल्ली से रिलेटेड, वहां पर जहां पर भी गवर्नमेंट वर्ड यूज किया गया है तो गवर्नमेंट का मतलब है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि इनका मानना यह है कि जो शब्द गवर्नमेंट यूज किया गया है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन की टेरिटरी है, तो इसका मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी बैठी हुई है दिल्ली के अंदर में, वो सेकेंडरी बन गई है और जो गवर्नर है वो प्राइमरी बन गए। यानी कि अगर जहां पर भी लिखा हो गवर्नमेंट ये काम करेगी तो इनका मतलब ये हो जाएगा कि गवर्नर ये काम करेंगे, और जो जो काम यहां पर गवर्नमेंट करती थी वो सारे काम गवर्नर करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से जो दिल्ली की वो इलेक्टेड तो है, पर लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में आ गई।
तो इसके चलते यहाँ पर इनके अंदर जो अभी हमारी संविधान में जो बातें दे रखी है, और इसी के साथ में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ इंडिया जो दिल्ली है उसका एक्ट है 1991 का, तो उसको सबको अंडरमाइन कर रहा है। उसकी सबकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रहने की कोशिश की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्टिकुलर बिल को पास कर, इसीलिए यहां पर ये कंट्रोवर्सी में काफी ज्यादा। अगर आर्टिकल 239 के बारे में बात करते हैं तो ये इंपावर करता है एलजी को कि अगर डिफरेंट ओपिनियन अगर कोई देखने को मिलता है आप लोगों को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में दिल्ली के अंदर, तो आप लोग प्रेसिडेंट को उस मैटर को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास से मैटर जाएगा और फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास में एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो क्या करे कि हर एक डिसीजन को यहां पर इस तरीके से लेकर चले, तो ये गलत होगा इस तरीके से। तो जो बिल यहां पर ये लाया गया है, प्रपोज किया जा रहा है, ये बिल जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से ये एक इस तरीके का काम कर रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जा रही है और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उससे पावर छीनी जा रही है। तो यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट तो सही है, चलिए यूनियन की टेरिटरी है कि रेगुलेट किया जा सकता है सेंटर और जो बेसिकली इट्स यूनिट, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है तो एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको आप लोग अपने अंडर में लेकर चलोगे, उसको आप लोग कंट्रोल रखोगे। तो ये मेन मुद्दा भी यहां पर काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में? तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी यहां पर ये लेकर आई है इस तरीके का बिल, इसको काला बिल भी बोला गया कई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, तो कि ये बिल्कुल एक तरीके से जो दिल्ली की हिस्ट्री का एक ब्लैक डे आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे कंट्रोवर्शियल यहां पर इसके ऊपर कमेंट निकल कर आए, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय जो है वही मैटर करती है, ठीक है। तो जो काम यहां पर ये चल रहा है इसी का कुछ मिलता जुलता सा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये चल रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, पहले आप लोग अफगानिस्तान देखिए। अफगानिस्तान के साथ में हमारी कंट्री, ये देखिए जो पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया है वो बॉर्डर टच करता है। अगर हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो मैप जारी किया था उसके हिसाब से माने तो अफगानिस्तान हमारी कंट्री की बॉर्डर को टच करता है, यानी कि हमारी कंट्री की बॉर्डर, हमारी कंट्री की बॉडी या फिर बॉर्डर को टच करता है। तो सबसे कम बॉर्डर जो टच करता है वो टच करता है अफगानिस्तान। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा कौन टच करता है? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर चाइना। तीसरे नंबर पर कौन करता है? ये करता है पाकिस्तान। चौथे नंबर पर नेपाल, ठीक है। और इसी के साथ में फिर आप लोग यहां पर याद रखते हैं पांचवें नंबर पर कौन आता है? यहां पर ये होता है म्यांमार, फिर होता है भूटान और फिर होता है अफगानिस्तान, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये इस तरीके से आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे कि सबसे कम कौन करता है, सबसे ज्यादा कौन करता है, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान जो है ये हमारी कंट्री का पड़ोसी देश है, हमारे साथ में बॉर्डर टच करता है, पर लेकिन मैक्सिमम जो बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में। और पाकिस्तान के जो अंदर है वो टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उनका काफी दबदबा है। तो इसलिए अफगानिस्तान के अंदर भी एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है तालिबान। वो तालिबान पूरा टिका हुआ है पाकिस्तान की सपोर्ट के ऊपर। अगर पाकिस्तान कल को सपोर्ट करना बंद कर दे तो तालिबान घुटनों पर आ जाएगा, पर लेकिन पाकिस्तान उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है ताकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं वो हरकतें चलती रहें और कल को ये अपने कंट्रोल में रख सकें इवन यूएसए जैसी कंट्री को भी, क्योंकि यूएसए भी इनके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाता है जब यहां पर अफगानिस्तान का मुद्दा आता है। आखिर क्यों? यूएसए के द्वारा लगभग यहां पर 2001 में एंट्री की गई थी, और जब इनके द्वारा एंट्री की गई तो ये बोला गया था कि यहां पर टेररिस्ट ग्रुप जो है तालिबान या फिर जो भी ग्रुप है उसको उखाड़कर बाहर फेंकेंगे और अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी लेकर आएंगे। पर लेकिन उसके बाद में इनके 3-4 प्रेसिडेंट खा गए यहां पर अफगानिस्तान। अब यहां पर चौथे प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिनका नाम है जो बाइडन। 46 प्रेसिडेंट है यहां पर जो फिलहाल अफगानिस्तान की वॉर को लेकर कंटिन्यूट करते हुए अभी यहां पर आगे आए हैं। तो मुद्दा अभी यहां पर यह है कि तालिबान को बोला यह जा रहा है कि बेसिकली तालिबान को अलाउ नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल वही होगी जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने कमेंट देखा था ना, कई सारी कंट्रोवर्सी इशू चल रहे थे कि हाँ एक इंसान के द्वारा एक लड़की का रेप किया गया और फिर उस इंसान से पूछा जा रहा है कि क्या उस लड़की से शादी करोगे। यानी कि इतने दिनों से तालिबान जो है अफगानिस्तान का रेप करते हुए आ रहे हैं एक तरीके से, यानी कि यहाँ पर दुनिया भर के लोगों की जान ली गई, दुनिया भर के यहाँ पर अत्याचार किए गए, एक कट्टरपंथी वाला रूल फॉलो किया गया। इवन इनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो इनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई गई यहाँ पर 1996 से लेके 2001 तक का, तो यहां पर लगभग 4 से 5 साल इनकी गवर्नमेंट रही यहां पर। उस टाइम पर इतना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म देखने को मिला कि इनके द्वारा बिल्कुल तबाही मचा दी गई कंट्री के अंदर में। वॉयलेंस देखने को मिला बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, और बेसिक राइट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तो उस तरीके की हरकतें तालिबान के द्वारा की गई थी। तो वही तालिबान कॉन्टिन्यूअसली अब यहां पर अपना दबदबा दिखा रहा है और कॉन्टिन्यूअसली ऐसी हरकतें कर रहा है। उसी तालिबान को अब लोग क्या कर रहे हैं कि तालिबान के साथ में पावर शेयर कर लेनी चाहिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। एक उस इंसान की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि उसने रेप किया है उस लड़की का और उसे पूछा जा रहा है शादी कर लो तो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। इन तालिबान वालों ने जैसी हरकतें कर रखी है उसके हिसाब से तो इनको बहुत ही बुरा दंड मिलना चाहिए। पर लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं हो पाती है। आज के डेट में जो तालिबान है वो गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है कि पहले वॉर करते हैं छुप छुप कर और फिर उसके बाद में छुप जाते हैं। कॉमन जनता में उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। या तो सबको मारो एक तरफ
से इकट्ठा करके, या फिर आप लोगों को उनके साथ में बात करनी पड़ेगी, उनको आप लोग पहचान नहीं पाओगे। तो ये कंडीशन देखने को मिली। अभी मॉस्को यानी कि रसिया के अंदर यहां पर अभी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तालिबान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दोनों को बुलाया गया था। अभी फिलहाल जो है एक एग्रीमेंट है यूएसए का, ये यहां पर तालिबान के साथ में कि 1 मई से पहले जो है यहां पर 1 मई तक जो है डेडलाइन है कि यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगा। अगर यूएसए अफगानिस्तान से बाहर निकल के जाता है तो बुरी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिल रही है कि कल को अगर जिसे यूएसए तो बाहर निकल गया अफगानिस्तान से, पर लेकिन दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि तालिबान पूरा कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि आज तो यूएसए की फोर्स है जिसकी वजह से तालिबान अपना दबदबा नहीं दिखा पाता है। तो 20 साल की जो मेहनत है यूएसए की उस पर पानी फिर जाएगा अगर इस तरीके से यहां पर ये बिना कोई इस तरीका एग्रीमेंट किए कि यहां पर शांति बनाकर कैसे रखनी है, अगर यहां से निकल जाता है तो आने वाली हिस्ट्री जो है यूएसए के ऊपर थू करेगी और यूएसए की एक तरीके से नाक कट जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने कि तुमने किया तो किया क्या 20 सालों में, आखिर क्या सुधार लिया आप लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर। तो रसिया का जो प्लान है वो है कि टुगेदर लाया जाए तालिबान को और यहां पर जो गवर्नमेंट है उसको। तो ये गवर्नमेंट कौन सी? अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। अभी दोहा में जो पीस हुई, यहां पर दोहा कतर के अंदर है, तो वहां पर पीस की बात की गई कि यार जो तालिबान और जो अफगानिस्तान है उसको साथ में लेकर चलना है और एक अच्छी सी गवर्नमेंट यहां पर ये चला पाए। यूएसए के द्वारा बोला गया कि यहां पर यूएन के द्वारा लेड यहां पर मल्टी पीस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये मल्टीलेटरल जो पीस कॉन्फ्रेंस बोलेगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ऐसी है, मान लीजिए आप लोग कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से हो सकता है कि उस काम में कोई गलती हो जाए, तो आप लोगों को ये लगेगा 2-4 इंसानों को यार और साथ में ले लेते हैं कि कम से कम ये रहेगा, ये नहीं बोलेंगे तब तो बड़ा अकेले गए थे काम करने के लिए, अब जब अगर मान लो हार जाते हो तो दिक्कत हो जाएगी, सब जीना हराम कर देंगे। पर लेकिन अगर 4-5 साथ में रहेंगे यार सारे मिलकर ये काम करते हैं। अब यहां पर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो कोई यूएसए के ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं रहेगा अकेला कि यूएसए के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो इसलिए यूएसए ने यहां पर रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान सबको साथ में लेकर बोला है कि आओ भाई साहब चलते हैं और अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाकर रखते हैं। तो अफगानिस्तान का जो ये एक तरीके का जो आज के डेट में कॉन्फ्लिक्ट है, ये आज के डेट में ये अलग अलग जो एरिया में डिवाइड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक अकेली कंट्री यहां पर डील कर रही है। तो एक साइड में तो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, दूसरी साइड में तालिबान है, साथ में मिलकर यूएसए है, रसिया है, चाइना है और इंडिया है, ये सब मिलकर यहां पर अब काम कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो स्टेबिलिटी रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को यहां पर हामी भरनी पड़ेगी। वही है ना, सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी अफगानिस्तान को, जरा सी देर में जो तालिबान की कमर टूट जाएगी। पर लेकिन सप्लाई मिलती रहती है तो उनका काम चलता रहता है। पर लेकिन एक और मुद्दा है यहां पर, वो मुद्दा यह है कि यूएसए के द्वारा बोला गया कि वो अफगानिस्तान के अंदर से अपनी फोर्स को निकाल लेगा। चलिए सही है, 1 मई तक का यहां पर टारगेट रखा गया है। तो तालिबान ने थ्रेट भी दे रखी है भाई साहब खुल के कि अगर 1 मई तक जो है तुम यहां से अपनी फोर्सें निकाल कर नहीं जाओगे तो हम एक बहुत ही बड़ा वॉयलेंस करेंगे कंट्री के अंदर में और एक तरीके से अपनी दादागिरी दिखाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो साफ साफ इनके द्वारा बोला गया है कि फिर जो हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, नया ऑफेंसिव यहां पर देखने को मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर में। अगर अपने प्री डिफाइंड टाइम पर यानी कि 1 मई तक आप लोग यहां से निकलकर नहीं गए तो दोनों के बीच में यहां पर स्टलमेट यानी कि गतिरोध बना हुआ है। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकलना है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में बात करें जिनका नाम जो बाइडन है, तो इनका डायलेमा बना हुआ है। डायलेमा होता है कि कंफ्यूजन चला हुआ है एक तरीके से कि कैसे यहां पर इसको देखा जाए, एक डर बैठा हुआ है कि कैसे चीजों को लेकर चला जाए। तो बोला जा रहा है कि वो एक तरीके से सारे ट्रूफ को अगर यहां से निकाल कर लेकर चले जाते हैं तो इसका तो कंफर्म है यहां पर कि यहां पर एक तरीके से ये तो कंफर्म है कि ये 20 साल हो गए आगे नहीं जीत पाएंगे तालिबान के साथ में, ये तो कंफर्म हो चुका है। पर लेकिन अब यहां पर कितना होनी कहते कि चलो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये नहीं होना है, पर लेकिन अब यहां से कितना इज्जत के साथ में निकलना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो विदाउट पीस एग्रीमेंट तो देखिए निकलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सिविल वॉर में चला जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी और तालिबान का जो मैक्सिमम कंट्रोल आ जाएगा, जो कि रूरल अफगानिस्तान में कंट्रोल है आज के डेट में। पर लेकिन फिर पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल देखते हुए आप लोग नजर आएंगे। तो इसके चलते क्या बात की जा रही है? इसके चलते ये बात की जा रही है कि एक तरीके से किस तरीके से यहां पर कैसे यहां पर काम चल रहे हैं, ताकि जो एक रेस्पॉन्ड यहां पर जो तालिबान को लेकर और एक पीस प्रोसीजर यहां पर इंप्लीमेंट किया जाए कि यूएसए के निकलने के बाद भी यहां पर शांति बनी रहे। तो न्यू पीस प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? तो उसमें सारी रीजनल पावर को यूएसए का एडमिनिस्ट्रेशन साथ में लेकर चलना चाहते हैं, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि यूएसए ने जो है अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, ताकि सब अपना अपना एक तरीके से जो खासकर बड़ी बड़ी पावर है जैसे रसिया, चाइना और इंडिया, इनको भी इसलिए बोर्ड पर यहां पर रखा गया है। पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से तालिबान के लिए काफी बड़ा एक होस्ट करने वाले कंट्री है, तो पीस प्रोसीजर में जो पाकिस्तान है उसका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये भी एक मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। बाकी अभी यहां पर सब ये बोल रहे हैं कि मेन स्टेक होल्डर जो है वो है तालिबान, ठीक है,
जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करेगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अभी फिलहाल उसको ये लग रहा है कि तुमको कोई हराने वाला नहीं है। तो इसलिए उसकी जो एक तरीके से उन्हें कहते हैं सामने वाले की अगर कोई मनमानी चल रही है और आप लोग उसकी मनमानी मान लेते हो तो उन्हें कहते हैं कि सर पे चढ़ के और ज्यादा बुरी हरकतें करने लगता है। तो इस तरीके से यहां पर उसको रोकना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यूएसए ऑलरेडी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोल रहा है कि शेयर पावर कर लो तालिबान के साथ में। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ना उसने तो बिल्कुल हरकतें कर दी थी, उसने तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को ही साइड में रख के चल दिया तालिबान के साथ में बात करने, और तालिबान के साथ में बात की भी गई उस इंसान के द्वारा कंप्लीटली अफगानिस्तान को अलग रखकर। पर लेकिन अभी जो बाइडेन आए हैं वो थोड़ा सा समझदार टाइप के इंसान है, तो उन्होंने ये बोला कि कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि तालिबान के साथ में सौंप कर चले जाएंगे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि आप लोग पावर शेयर कर लो तालिबान के साथ में। अब वो पावर शेयर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि कितनी पावर तालिबान को देनी है, तो वो देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वैसे ही आज के में एक उन्होंने कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक बैसाखी के सहारे चल रही है, तो वो सोचने वाली बात होगी आगे कि सिचुएशन कैसे यहां पर नॉर्मल हो सकती है, क्योंकि तालिबान काफी ताकतवर है आज के में। अगर बात करें अफगानिस्तान के अंदर में, रसिया जो है उसके द्वारा भी पूछा गया कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान के साथ में मिलकर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, तो ये कंडीशन है। तो ये सॉल्यूशन दे तो रहे हैं पर लेकिन एग्जैक्टली जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ये बोला जाए कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए यहां पर जिसको जनता वोट दे। तो तालिबान उस पर मानने के लिए तैयार नहीं है और ये सारे तालिबान के सामने घुटने टेक रहे हैं। तो इंटरनेशनल जो एक्टर है वो चाहते हैं कि पीस किया जाए तालिबान के साथ में, ताकि जो भी कंडीशन है वो उसको थोड़ा नॉर्मल किया जा सके। तो रसिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान ये पीस एग्रीमेंट में आगे लेकर चलेंगे तालिबान को। तो इसके चलते बेसिकली जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके राइट, उनके हक के बारे में बात की जा रही है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, क्योंकि कल को जैसे ये बाहर निकलते हैं पता चला उन्होंने वहां पर लोगों को बंदूक की नोक पर रखना स्टार्ट कर दिया, तो क्या कर लोगे? और ये बोलेंगे नहीं रखेंगे ऐसा, पर लेकिन अगर कोई इंसान गलत हरकतें करता हुआ आ रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि तालिबान को पहले से ही देख चुके हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि इंसान आगे सुधरेगा? क्योंकि कई सारे इंसान की ये आदत हो जाती है, जैसे कुत्ते की पूंछ नुल्की में कितने दिन रखो, पर निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी, तो वो वाली बातें देखने को मिल रही है। तो इसको कैसे लेकर चलना है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है आज के में। तो ये समझने वाली बात होगी कि इसको इस तरीके से हम लोग आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आर्टिकल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आगे मैं बढ़ने वाला हूं इस आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली चाइना और यूएसए के बीच में। ये है हमारा पड़ोसी देश चाइना, जो कि हमारी कंट्री के साथ में काफी बड़ा बॉर्डर टच करता है, और ये है यूएसए। तो अभी सिचुएशन क्या बनी है? सिचुएशन ये बनी हुई है कि दोनों की अभी बातें चल रही हैं अलास्का के अंदर, ठीक है। तो अलास्का में, जो कि यूएसए का एक पार्ट है, दोनों कंट्री के द्वारा मिलकर बातें की जा रही हैं कि सिचुएशन को नॉर्मल लेकर कैसे चलना है। यूएसए जो है पाकिस्तान, जो चाइना को लेकर काफी ज्यादा एक टाइट रवैया अपना रखे हुए हैं। वो टाइट रवैये में क्या है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर इसको इसी बात पर लेकर काफी अड़ा हुआ है चाइना को, कि खासकर चाइना के बारे में अगर बात करते हैं तो चाइना को इस मुद्दे पर लेकर अड़ा हुआ है कि जो चाइना, जो यूएसए के जो मेन जो दोस्त आदमी हैं, जैसे कि क्वाड ग्रुप के बारे में बात कर लीजिए, तो जापान के साथ में जो सिंकाकू आइलैंड है उसके साथ में चाइना की झड़प है, इसी के साथ में इंडिया के साथ में एलएसी पर चाइना की झड़प है, साउथ चाइना सी में जो कई सारे दोस्त हैं, जैसे कि जापान हो गया, ठीक है, साउथ कोरिया हो गया, जो कि यूएसए काफी अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ में इसकी झड़प देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ये अपनी दादागिरी दिखा रहा है चाइना, तो उसकी उसी दादागिरी को कम करने की यूएसए के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो उस कम करने में मैक्सिमम जो रोल प्ले किया गया वो किया गया इकोनॉमिक सैंक्शन के बारे में। कई सारे ट्रेड के टैरिफ लगाए गए। इसी के साथ में 5G जो टेलीकम्युनिकेशन जो है उनकी कंपनी थी चाइना की, उनको उखाड़कर बाहर फेंका गया। इसी के साथ में बोला गया कि ये जासूसी कर रही है चाइना की कंपनी। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कितने सारे ऐप हम लोगों ने खुद ने आज के डेट में हटा दिए हैं अपनी कंट्री से। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए चाइना मैरीटाइम एरिया में बारे में बात करेंगे, तो चाइना हमेशा ये बोलता है कि साउथ चाइना सी जो है वो पूरा मेरा है, वहां पर किसी को काम नहीं करने देता है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं आज के में चाइना और यूएसए के बीच में, जिनको लेकर नॉर्मल चीजें नहीं है। इसी के साथ में जैसे कि जिंगजियान वाले रीजन, जो कि आप लोगों को यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, इंडिया के जस्ट ऊपर थोड़ा सा चाइना वाला पोर्शन है, वहां पर काफी ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, तो ये भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर ये हांगकांग के बारे में। हांगकांग 1997 में यहाँ पर ये ब्रिटेन के द्वारा यानी कि यूके के द्वारा चाइना को दिया गया था, एक कंट्री दो सिस्टम के तहत। एक कंट्री मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी रहेगी, और दो सिस्टम का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अलग अलग एक तरीके से, जो एक कंट्री का मतलब है कि एक कंट्री रहेगी, दो सिस्टम का मतलब कि जैसे हांगकांग में डेमोक्रेसी है और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो अलग अलग सिस्टम फॉलो करो पर लेकिन नॉर्मल रखने की कोशिश करो। तो एक ये भी मुद्दा काफी बड़ा जो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि मिलकर कैसे काम किया जाए। तो यहाँ पर जो इनके जो यहाँ पर इनके जो लीडर हैं यूएसए के, वो ये बोल रहे हैं कि चाइना जैसे चाहेगा उसके साथ में हम लोग वैसे ही पेश आएंगे। यानी कि अगर चाइना चाहता है कि उसके साथ में कंपटीशन किया है तो कंपटीशन करेंगे, कोलैबोरेट करना है तो कोलैबोरेट करेंगे, और अगर एडवर्स चलना है, अपोजिट चलना है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मिलकर भी काम कर सकते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, कोविड-19 हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक जो रिकवरी हो गया, उसमें मिलकर भी काम कर सकते हैं। पर लेकिन अगर दोनों के बीच में वॉर चलती है तो वर्ल्ड को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 600 बिलियन तक का लॉस माना जा रहा है अगर दोनों जो है इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसकी पीपीटी कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगी, जो मैंने कल डिस्कस किया था, कल वाली पीडीएफ जो है उसमें से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो वही सारी बातें हैं, रिपीट करके पूछी जा रही है क्योंकि अभी फिर से अभी जो मीटिंग चल रही है तो उसी के चलते यहाँ पर ये मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक और छोटी सी जो यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ पर ये है मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है। देखिए, दवाई जो है कोविड-19 का जब ध्यान करते हैं हम लोग तो काफी इंपॉर्टेंट एक टूल बन गया है। अगर दवाई को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया जाता है तो ये सोचने वाली बात होगी कि एक तरीके से आज के डेट में कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक तो वैसे ही दवाई की एफिकेसी जो है वो 100% नहीं है। दवाई वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग थलग तरीके की, ऐसे ही मतलब कि हाँ काम चलाऊ चल रही है। ऐसा नहीं कि हाँ ये दवाई एक बार ले लो तो श्योरिटी है तुम्हारे पास में कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये सिचुएशन आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो इससे आगे अब यहाँ पर देखने वाली बात ये आती है कि किस तरीके से आप लोग इसको कंडीशन को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि लोगों के माइंड में कई जगह यहाँ पर डाउट भी है दवाइयों को लेकर, तो वो भी आप लोग क्लियर करने हैं। अपनी कंट्री में जो खासकर एक गरीब सेक्शन है, एक अमीर सेक्शन है, तो अमीरों को खूब दवाई मिल रही है, दो भी डोज मिल चुके हैं, और गरीबों को ऐसे भी एरिया है जहां पर एक डोज भी नहीं पहुंचा है, तो उसको कैसे आप लोग लेकर चलोगे। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी कंट्री की तरफ को बहुत सारी कंट्री आंखें गड़ाए बैठी हैं, कुछ अमीर कंट्री कुछ गरीब कंट्री। तो अमीर कंट्री तो खरीद ही लेंगी हमसे पैसा देकर, पर लेकिन गरीब कंट्री को कैसे प्रोवाइड कराओगे, तो वो भी मुद्दा देखना है। ठीक है, इसी के साथ में जो दवाइयां आ रही हैं उनकी और ज्यादा एफिकेसी कैसे मेंटेन रख के चलनी है, वो भी एक मुद्दा है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में बात करनी है, और खासकर जब हम लोग इस तरीके के मुद्दों के बारे में बात करते हैं तो ये जो थर्ड जो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर चीजें आती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थर्ड है ये इसके मुद्दे के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में। तो कोविड-19 के बारे में अगर बात है तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो थर्ड है ये आप लोग जरूर याद रखना, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप लोगों को सारे ही याद रखने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तो तब तक आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस किसी को भी डाउट लग रहा है, यहाँ पर बेसिकली आज आप लोगों को एक ऐसे नहीं दिया है, तो ऐसे में पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आप लोगों को जो फेसबुक है वहां पर भी आप लोगों को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो थोड़ा सा आप लोगों को चीजें चेंज नजर आई होगी वॉइस वगैरह में भी, अभी देखता हूँ किस तरीके से मंडे तक आप लोगों का जो लेक्चर है वो प्रॉपर वे में आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और रिविजन वीडियो भी आप लोगों की आएगी। ठीक है, वो रिविजन वीडियो भी अपलोड करूंगा, और एक और वीडियो आप लोग की आने वाली है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट अपडेट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो उसको अपलोड करूंगा, तो वो भी आप लोग देखिएगा। उसमें लेटेस्ट है बिल्कुल कंप्लीट सारा, जो सारी जो प्रेजेंट टाइम पर है, और कुछ डाउट भी हैं वो भी उसमें क्लियर किए गए। तो बड़ी ही प्यारी वीडियो है, बहुत सारे डाउट आप लोग क्लियर करके चलेगी। और खासकर अगर आप लोग बात करें फिलहाल जो एग्जाम आ रहे हैं, तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी अगर मिल जाती हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को इसके लिए एक रिविजन करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, और जो बेसिकली अब दिसंबर की जो कंप्लीट हो जाएगी उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है डिस्कशन तो जरूर इसके बारे में अपना राय बताया कीजिए। इसी के साथ में अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तभी खासकर कोविड-19 के टाइम पर तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है एक दूसरे को, तो इस तरीके से लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन आप लोग देते हैं। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। तब तक के लिए जय हिंद।